जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं बनू के हवाले से। बनू में एक बार फिर दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीएम सुहेल अफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है, धमाकों की मजम्मत भी की है। 4 धमाके सुनने में आए थे फतेह किल चौक पे, और एक माह में कई धमाके जो हैं वो देखने में आए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि 4 सद्दा में मौलाना इदरीस साहब को शहीद किया गया था। इस वक्त केपीके की सिक्योरिटी के हवाले से भी कई सवालात तो उठ रहे हैं, और साथ ही वज़ीर आज़म ने सुहेल अफरीदी साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके हमरा हैं असलम गौरी साहब, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फे के। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं बुखारी साहब का। बुखारी साहब, एक बार फिर बनू में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। एक माह में 20 हमले किए गए, यकायक धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी सीएम सुहेल अफरीदी साहब से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता किया है। और फिर ये भी बताया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि इस वक्त केपी हुकूमत जो है वो सिर्फ अडियाला का रुख करती है, अपने सूबे की सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं रखती। यही वजह है कि एक के बाद एक धमाके जो हैं वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में देखने में आ रहे हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खुदीजा आपका। देखिए खुदीजा, ये जो दहशतगर्दी है ये कोई पीटीआई के 3 सालों में नहीं आई। ये जब से हम स्कूल पढ़ते थे, 80s की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ 80s की, और उस टाइम से धमाके और कैशिंग्रोव कल्चर और पेजारो कल्चर आए। और ये अफगान वार के बाद से स्टार्ट होता चला आ रहा है। आपको याद होगा कि 90s के अंदर बहुत ज्यादा टारगेट किलिंग होती थी, और एक खास सेक्ट के लोग जो है, खास फिका के लोग जो है, उनको टारगेट किया जाता था। इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़े बड़े आलम फाजल लोग, शायर, उसके अंदर जो है वो लोग शहीद हुए, और सारे के सारे भाग के अफगानिस्तान चले जाते थे। तो ये नासूर आज से नहीं हुआ। फिर हमने जब ये नॉर्दर्न अलायंस के अगेंस्ट तालिबान हुए और कोड़ा खटक में बनाए गए, तो ये हमारे दौर में तो नहीं थे। 96 में बेनजीर भुट्टो शहीद वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और उस टाइम जो है आपके बिस्मिल्लाह खान बाबर साहब के दौर में ये हुए। फिर गुड और बैड तालिबान भी हम लोगों के दौर में नहीं थे, वो भी पहले के थे, और उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में ये स्टार्ट हुई, उसके बाद आगे चलती जा रही है। सो ये कह देना कि जी आपके दौर में या आपके सूबे में ये हो रहा है, ऐसे नहीं होता। बात यह है कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जो आईजी केपी का अपॉइंट किया वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इन सब चीजों से हट के बात यह कि एक इंसानी जान, एक पाकिस्तानी किसी भी सूबे का हो, किसी भी रंग नस्ल से हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका खून जो है वो बहुत अहमियत रखता है। उसका कोई नेवल बदल नहीं है। सो धमाके जो हैं वो आपने देखा होगा कि जो आपने मुझ पे क्वेश्चन किया, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं। अगर ये हमारी छोटी सी एक मारगला रोड है, इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, और मैं कल आ रहा था टेक्सला से इस्लामाबाद, तो 7 नाके एक रोड पे लगे हुए थे, और पंजाब पुलिस भी खड़ी हुई थी, और एक एक गाड़ी को खड़े होकर किसी का मुंह चेक हो रहा है, और किसी के साथ निकाहनामे चेक हो रहे हैं, और दिहाड़े लगती जा रही हैं। क्या इस्लामाबाद के अंदर, मस्जिद के अंदर, तरलाई मेरे हल्के के अंदर जुम्मे के दिन धमाका नहीं हो गया? कितने लोग शहीद हुए, दर्जनों लोग शहीद हुए, दर्जनों आज भी जख्मी है। क्या इस्लामाबाद कचहरी के अंदर धमाका नहीं हो गया? तो क्या मैं इसका इल्जाम दे दूं कि जी ये सारी की सारी हुकूमत फारग है, बैठी हुई है? वैसे तो फारग ही है ये, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन क्या ये इल्जाम दे देना विद इन वन गो बहुत ईजी हो जाएगा? तो दिस इज द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो पॉलिसीज बनाती है। दिस इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जिन्होंने सारी सिक्योरिटीज मुहैया करनी है, जिन्होंने बॉर्डर सिक्योर करना है, जिन्होंने लेके चलना है। जरूर ये एक, जो आप, अगर मैं बन्नू की बात करूं, जी तो बन्नू की ये जो एक विकेट है, आज मैं एक और प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे इसको, तो मुझे भी वहां पर पता चला कि एक विकेट पे एक महीने में कोई 20 अटैक्स हुए। ठीक है, तो इसकी लोकेशन ऐसी है, इसकी जगह ऐसी है। सो इस सारी चीज से हम दहशतगर्दी से लड़ते आ रहे हैं। हमने 80,000 से लाख के करीब लोगों की, अपने सिविलियंस और अपने मिलिट्री फोर्सेस के हमने कुर्बानियां दी, हमने पॉलिटिशियंस की कुर्बानियां दी, हमने अपने सिपाहियों की, अपने पुलिस के लोगों की, अपने फौज के लोगों की कुर्बानियां दी। सो फॉर द पर्पस, कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली उसका फोकस एक ही है कि हमने इसको दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकना। उसके लिए हमारे पास आज की तारीख में दहशतगर्दों की, अब तक मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि दहशतगर्दों से तो ना कोई बात होती है, ना उन लोग अच्छा समझता है, ना उनको कोई मजहब है, ना उनको कोई फेथ है, ना उनको कोई मुल्क है, इसलिए वो सिर्फ दहशतगर्द है। बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फे के। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि केपीके में एक बार फिर दहशतगर्दी जो है वो हुई है। इससे पहले हमने देखा कि मौलाना इदरीस को शहीद किया गया, फिर उसके बाद बनू का जो वाक़या है वो पेश आया, यकायक 4 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, और एक माह में कई धमाके जो हैं वो किए गए। केपीके में आपका भी असर रसूख है, मौलाना साहब भी खासा एक्टिव नज़र आते हैं।
आपकी जमात इस वक्त मौजूदा केपी हुकूमत से कोलैबोरेशन में है, बातचीत में है कि दहशतगर्दी का खात्मा किस तरह से किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान भी इससे मुतासर है और खैबर पख्तूनख्वा भी इससे मुतासर है। बहुत शुक्रिया आपका जी। बात यह है कि मुतासर सूबा बलूचिस्तान हो या केपी के हो, तो मुतासर तो हम ही हैं। सूरत ये है कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है। हमने बाजोड़ में एक ही जलसे में 80 से ज्यादा अपने कारकुनों के जनाजे उठाए एक ही दिन में। हमारे 3 साबिक MNA शहीद हुए हैं, हमारा एक ये MP शहीद हुआ, साबिक MP शहीद हुआ, उलमा शहीद हो रहे हैं, मतवातर हम टारगेट पे हैं। और 2018 का इलेक्शन हो, 2024 का इलेक्शन हो, हमें इलेक्शन कैंपेन भी चलाने नहीं दी गई और यही कहा गया कि आपका सिक्योरिटी थ्रेट है। कल भी मौलाना फजलरहमान साहब को एक लेटर मिला कि थ्रेट लेटर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। आज हम तो घरों में पाबंद कर दिया गया हमें, और जिनका ये काम है हमें सिक्योरिटी देना, पता नहीं वो कहाँ है, क्यों सिक्योरिटी हमें नहीं देना चाहते, या उनसे ये सारे मामला कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तो हम तो इस पे सिक्योरिटी से मुराद इदारों का काम है सिक्योरिटी देना, या जो सूबाई हुकूमत है उसका काम है अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना? देखिए, जो जिस वक्त ये बनते हैं, पॉलिसियां बनती हैं, तो उसमें सूबाई गवर्नमेंट साथ शरीक होती है। पैक्स कमेटियों में तो बैठे होते हैं, तो वज़ीर आला साहब भी होते हैं, सब होते हैं। तो पॉलिसी में सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट को तो मैं गिला नहीं दे सकता, सूबाई गवर्नमेंट की भी उसमें मंशा शामिल होती है। चाहे वो माने या ना माने, उस पैक्स कमेटी के मेंबर होते हैं, उस मेंबर में कमेटी में बैठ के सारे मामला तय होते हैं। तो और ये अक्सर ये हुआ है, कहा गया, तो PTI के मेरे दोस्त हैं, हम तो अपोजिशन में साथ बैठे हुए हैं। अक्सर कोई बात होती है तो बाद में यही सवाल आता है कि जी CM साहब ने तो साइन किए इसके ऊपर, इस पॉलिसी के ऊपर। तो बात हम किसी को इल्जाम दें, किसी को गिला दें, हम उसमें नहीं जाते। हम ये चाहते हैं कि ये KP के और बलूचिस्तान में जो जिस कदर दहशतगर्दी फैल गई है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है दहशतगर्दी, आप देखें बलूचिस्तान की दहशतगर्दी आपको अंदाजा होगा, या कराची की तरफ भी पहुंचती है। याद है आपको कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, और फिर चीनियों पे, और इस तरह यहाँ हब से लोग आते हैं, बल्दिया में, दूसरे इलाकों में गिरफ्तार होते हैं। आपसे कुछ छुपा हो तो नहीं है। इसी तरह अब जो KPK की दहशतगर्दी है वो पंजाब की तरफ बढ़ रही है, और पिछले दिनों कुछ मियांवाली के इलाकों में भी अटैक हुए हैं, और कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि शायद अटक के इलाके में भी कोई आज का वाक़या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पर बड़ा संजीदा मामला है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। हमने बड़े ऑपरेशन किए हैं, मुख्तलिफ नामों से ऑपरेशन किए हैं, कई बार ऑपरेशन किए हैं, लेकिन क्या बात है कि हम तो इंडिया जैसे बड़े बदमाश को तो हमने 2 मिनट में नुक्कर लगा दिया, लेकिन हमारे अपने घर के अंदर बच्चे जो बागी हुए हैं वो क्यों नहीं हमारे काबू आ रहे हैं? तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ हमें बैठना चाहिए, इस पर बैठ के सियासी लोगों को मसला हल करना चाहिए। और मुल्क के अंदर जो जंग जारी है, जंग का नतीजा अच्छा नहीं होगा, लोगों को दिल ब दिल। मैं तो अब ये सूरत हाल है कि हमारा कसूर ये है कि मेरे लोग इसलिए शहीद हो रहे हैं, हम लोग इसलिए शहीद हो रहे हैं कि हम 1973 के आइन के साथ खड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान की करारदाद मकासद के साथ खड़े हुए हैं। अब तो हमारे लोग ये कहते हैं कि अगर हमें ये रियासत पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती है, मेरे कारकुन ये कहते हैं कि अगर हमें रियासत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो फिर हम उनसे या तो हम जाके लड़े या उनके साथ मिल जाए, दोनों में से एक काम करें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफात की खबरें जो हैं वो गर्म हैं। पहले तो यूँ लग रहा था सेनेटर्स और MNAs की जानिब से कि बानी PTI ने राजा नासिर साहब को इख्तियार दिया है, अचकज़ई साहब को जो है वो इख्तियार दिया है, महमूद अचकज़ई साहब को जो है वो इख्तियार दिया है, लेकिन अब यूँ लग रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो नहीं की जा रही है। और फिर MPAs और MNAs का ये भी कहना है कि हम इस्तीफ़ा क्यों दें, रिज़ाइन क्यों दें। ये भी एक इख्तिलाफात की जो खबरें हैं विद इन PTI गर्म हो रही हैं। देखिए खुदीजा, कौन सी अफवाहों की बात कर रही हैं आप? मतलब कौन से इस्तीफों की बात कर रही हैं? अफवाह तो इस्लामाबाद में अभी ये चल रही है, आज की अफवाह तो ये है कि प्रेसिडेंट साहब की छुट्टी हो रही है, जरदारी साहब क्या चले गए। आपने कल देख लिया उनके जनरल सेक्रेटरी साहब की जो स्टेटमेंट आई, बड़ी उन्होंने सख्त स्टेटमेंट दी हुकूमत के खिलाफ। अफवाह तो ये भी आज चल रही थी कि चाची भतीजे की भी छुट्टी हो रही है। सो अफवाहों के ऊपर तो नहीं चीजें होती ना, ये तो रूमर्स चलती रहती हैं, पोलिटिकली चीजें होती रहती हैं। इशू ये है कि करंटली आपने देखना है कि है क्या पोजीशन। बात यह है कि मैं ही वो शख्स था जो इमरान खान साहब से लास्ट ईयर जब मैं गया तो मुलाकात हुई, तो उन्होंने अल्लामा नासिर साहब को और अचकज़ई साहब को दोनों को कहा कि एक को अपोजिशन लीडर इन द सेनेट और दूसरे को अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली बना दें, जिसपे सारी पार्टी ने लब्बैक की। 74 MNA ने साइन करके दिया और वो है। उसके बाद खान साहब ने ये बात कही थी कि ये दोनों जो है चाहे तो गुफ्तो शनीद भी इन्होंने करनी है और एजुटेशन भी इन्होंने करनी है, पॉलिसीज भी इन्होंने देनी है। ज़ीरे सरकार है, सारे के सारे आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं।
तो इंटरनल डिस्कशन में जब हम पॉलिटिकली बैठते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ, बैठते हैं हम, लीगल कमेटी का मैं मेंबर हूँ, बैठते हैं हम, आप पॉलिटिकल कमेटी का जब डिस्कशन होती है या थ्रू आउट अंदर पार्लियामेंट के आपकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको अंदर डिस्कशन होती है, तो हर बंदे की अपनी राय आती है, उस राय का एहतराम करते हैं दूसरे को, लेकिन जो अक्सरियत का फैसला होता है वही प्रिवेल करता है। तो ना कोई इस्तीफों की बात हम तक पहुंची अभी तक, और ना ही इस तरह की कोई बात है कि लामा साहब या जगई साहब को डिसमेंटल करने की बात आ रही है। ऐसी कोई चीज भी किसी भी जगह नहीं है। वो आज भी अपोजिशन लीडर्स हैं हमारे, खान साहब ने उनको बनाया है, खान साहब ने उनको जो है उनके कहने पे ही वो चल रहे हैं। अब बात यह है कि खान साहब से 6 महीने से किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात होती है उनकी। अच्छा बुखारी साहब, जो विद इन पार्टी जो इजलास हुआ है वो आप क्योंकि ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, विद इन पार्टी जो इजलास हुआ है, क्या उसमें सेनेटर्स और एमएनएज की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त अपोजिशन लीडर जो हैं वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या अगर कोई प्रोसीजर है तो उस पर डिस्कशन जो है वो नहीं की जा रही है? क्योंकि हमने देखा है कि बानी पीटीआई की बहनें जो हैं वो मंगल और जुमेरात के रोज़ अडियाला का रुख भी करती हैं, और फिर ये भी कहा गया था अलीमा साहिबा की जानिब से कि 10,000 बंदा जो है वो अडियाला के बाहर चाहिए। इस वक्त जो आला क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अडियाला के बाहर मौजूद नहीं होती। देखिए, वो उनकी बहनें हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बुजुर्ग हैं, और जो बहन भाई का रिश्ता है खदीजा, आपको भी पता होगा, आपके भी भाई होंगे, वो इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता होता है कि इतना बहुत सेंटिमेंटल रिश्ता होता है, वो इमोशनल से भरा रिश्ता होता है। उनकी बहनें जो है हमारे, उनके लिए इंतहाई एहतराम भी है। मेरे साथ 9 मई के बाद हम पाकिस्तान पूरे में से 8-9 बंदे होते थे, और उनकी बहनों के साथ मैं उन 9 बंदों में शामिल था जो उनके साथ अडियाला जेल जाते थे। साइफर में मैं शाह साहब का कौंसल था, खान साहब का कौंसल था। सो द इशू ये है कि हमने तो वो मुश्किल टाइम भी देखा जब पूरे पाकिस्तान में से 9-10 बंदे होते थे, और सुबह 6-8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम अडियाला जेल में बैठे रहते थे। सो बात यह है कि उनके इमोशंस हैं वो, और वो उसमें कोई गलत बात नहीं है उनकी। वो तो सही कह रही है कि यार मुलाकात तो करा दो भाई से, भाई का ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो रही है आंखों की, किसी की मुलाकात नहीं। भाभी भी हॉस्पिटल एडमिट होती है, किसी से कोई मुलाकात नहीं। यार कौन सी दुनिया के मुल्क में ऐसे होता है? अब वो शोर भी ना मचाएं या बंदों के बारे में बात करें और बंदे आ जाएं या ना आए, ये डिस्कशन वाली चीज नहीं है। डिस्कशन वाली बात ये है कि भाई आप खान साहब से एक कैदी हैं आपके, वो आपने उनको कन्फाइंड किया हुआ है, बेगुनाह कैदी रखा हुआ है आपने बना के उनको, आपने उनकी सजाओं की वजह से उनको देने के लिए आपने हमारी सीटें चोरी करके पार्टी इजलास में क्या इस बात सुन लेना, आपकी बात सुन ले, मेरा जवाब सुन ले। दहाड़े डाका मार के आपने हम एमएनएस को बाहर फेंक के, जाली असेंबली बना के, जाली एमएनएस बना के 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट करके पूरे के पूरे जुडिशल सिस्टम को आगे धिक्का लगा दिया और पहाड़ से नीचे फेंक दिया, और अपनी मर्जी का जज अपॉइंट होता है और ट्रांसफर होता है। इवन एंड अदरवाइज आप जो है उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे, तो कौन से मुल्क में रह रहे हैं आप? किस तरह के लोगों के पास हुकूमत कर रहे हैं? ये क्या चल रहा है आपके मुल्क में? एक डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है 4 सालों से आपके 200 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। विद इन पार्टी क्या ये डिस्कस किया गया था कि एमएनएज और सेनेटर्स की जानिब से एतराज किया गया था? नहीं, आपकी एक बात और कर लूं, आपकी 45 मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के चलेगी। लिवर ब्रदर्स, जॉनसन एंड जॉनसन, शेल, आपके जो है ये टेलीनॉर, आपके मित्सुबिशी, सारी की सारी छोड़ के चलेगी। 1 टका नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा किया गया। इंडिया में जो है 13 रुपए महंगा हुआ जंग के बाद। आपके बांग्लादेश में 18 रुपए महंगा हुआ, 18% महंगा हुआ। यहाँ पर क्या किया आपने? सूरत हाल क्या है? दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर आईपीपी ना भी चलते तब भी उनको हजारों लाखों जो है आप उनको डॉलर्स दे रहे हैं, क्योंकि 70% है सिटिंग गवर्नमेंट के वो। तो मतलब क्या तरीका कार है? आवाम के लिए आटा बाहर से आता है, चीनी बाहर से आती है, घी बाहर से आता है, दालें बाहर से आती हैं। यार फॉर गॉड से किधर लेके चले गए मुल्क को? और इनके 12-12 अरब के जहाज चल रहे हैं, 10 अरब में पीआईए बिक गई, और स्टील मिल की तनख्वाहें दी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है जी गौरी साहब, ये बताइएगा कि हमने 26वीं आईनी तरमीम में देखा था कि शायद ही कोई ऐसा चेयरमैन होगा जिन्होंने मौलाना साहब के घर का रुख ना किया हो, क्योंकि उस वक्त मौलाना साहब की ज़रूरत भी थी, आपकी पार्टी की भी ज़रूरत थी, और मौलाना साहब का जो असर रसूख है उस हवाले से भी तमाम सियासी जमातें जो है वो जानती हैं। क्या समझते हैं आपकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो कशीदगी है उसे कम करने में मौलाना साहब कोई लाएअमल कर सकते हैं? जी गौरी साहब, आप मौजूद हैं? ठीक है, बुखारी साहब कुछ कह रहे हैं आप? देखें, मौलाना साहब के जो आपने सवाल किया है मैं उसकी हद तक बात करूँ। मौलाना साहब एक बहुत जीरे पॉलिटिशियन है,
और वो बहुत फहम फरासत के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपने अपने फैसले करते हैं। और आपको याद होगा कि जब 26वीं अमेंडमेंट आई थी तो उस टाइम मौलाना साहब के दरवाजा हर किसी ने खटखटाया था, बशमूल हमारे, क्योंकि मौलाना साहब की मौजूदगी के बगैर सही। 26th अमेंडमेंट पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बाद जब 27th अमेंडमेंट की बात आई तो चूंकि चोरीशुदा गबनशुदा सीटें बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, वक्त की कमी की वजह से जो है वो आपको एक कमेंट हम नहीं ले सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें आपसे तफसीलन गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।